सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उद्योग विभाग की हाई लेवल मीटिंग, आला अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा। झारखंड में जगन्नाथ रथ यात्रा पर सस्पेंस बरकरार, हाईकोर्ट ने सरकार के नीतिगत मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की शहादत दिवस पर किया गया याद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली से मानव तस्कर के चंगुल से छूटे 27 बच्चों को लाया गया रांची, कोरोना टेस्ट के बाद निगरानी में भेजा जाएगा परिजनों के पास। हाईकोर्ट के सख्त टिप्पणी के बाद रिम्स में ब्लैक फंगस की मरीज का सफल ऑपरेशन, मरीज उषा देवी ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। लोहरदगा में बाघ के दहशत में जी रहे ग्रामीण, कई मवेशियों को बनाया शिकार, वन विभाग की टीम अलर्ट पर। नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ। ये मीटिंग चल रही है, अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा की जा रही है। तो लगातार उद्योग को बढ़ावा कैसे झारखंड में दिया जाए, इसके लिए कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। इससे पहले भी मंगलवार को जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उस दौरान भी कई महत्वपूर्ण जो निर्णय थे वो उद्योग के बढ़ावे को लेकर के लिए गए थे। उद्योग नीति पर लगातार जो बातचीत है वो चल रही है। और संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग, क्या कुछ उसमें बातचीत होने की संभावना नजर आ रही है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है? जी, मुख्यमंत्री उद्योग विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और इसमें सभी उद्योग विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं, प्रधान सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। और मुख्यमंत्री लगातार कर सकते हैं या दूसरी समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री की, हेमंत सोरेन जब से सरकार में आए हैं तब से या दूसरी समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई है, जिसमें इससे पहले भी कई विभागों की समीक्षा की गई है। आज उद्योग विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं जी। इस समीक्षा बैठक की यदि बात करें तो इस बैठक में उद्योग को कैसे झारखंड में बढ़ावा मिल सके, ताकि जो रोजगार सृजन की जो संभावनाएं होती हैं वह कैसे बढ़ाई जाए। जो पलायन की स्थिति उत्पन्न होती है, रोजगार नहीं मिलने के कारण लोग दूसरे राज्यों में मजबूर होते हैं, काम के लिए चले जाते हैं, तो उसे कैसे रोका जाए। यदि राज्य में ही लोगों को रोजगार मिल जाएगी तो दूसरे राज्य का रुख लोग नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ताकि जो उद्योग है राज्य में जो चल रहे हैं या फिर और कैसे उद्योगों को राज्य में जोड़ा जाए, ताकि जो लोग हैं वे उसमें रोजगार प्राप्त कर सके और जो रेवेन्यू है वो भी इससे कैसे बढ़े। तो इन सभी बिंदुओं पर कर सकते हैं मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अब फिलहाल यह बैठक यदि बात करें तो प्रोजेक्ट भवन में ही इस बैठक चल रही है और कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद इस बैठक की समाप्ति के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि और इन बैठकों में किन किन बिंदुओं या कह सकते हैं किन किन पहलुओं पर चर्चा की गई है, ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके राज्य में। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है और इस मीटिंग में झारखंड में उद्योग को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। बढ़ते आगे, जमशेदपुर में कोर्ट ने मानगो सहारा सिटी में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोबारा जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि इस बार 22 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता, तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी, तत्कालीन टीएसपी अजय किरकिट्टा सहित 22 लोगों पर दोबारा मुकदमा चलाए जाने का न्यायालय ने आदेश दे दिया है। आपको याद दिला दें कि 2016 में कशिश न्यूज ने इस खबर को सबसे पहले और प्रमुखता से दिखाया था। बलात्कार कांड में तत्कालीन एमजीएम थाना प्रभारी और पटमदा डीएसपी और गुड्डू गुप्ता शामिल हैं। उस वक्त पीड़िता न्यायालय में चीख चीख कर इन लोगों का नाम कह रही थी, लेकिन पावर और पैसे के कारण पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया गया था। यहां तक कि सीआईडी जांच हुई और सीआईडी जांच में डीएसपी और इंस्पेक्टर को क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद पीड़िता की मां लगातार न्यायालय का चक्कर लगा रही थी। अब न्यायालय ने गंभीरता से विचार करते हुए 22 लोगों पर दोबारा मुकदमा चलाए जाने का आदेश दे दिया है। लेकिन 3 ही लोगों पर एफआईआर
दर्ज होती है, जिसमें CID जांच के लिए भी आदेश पारित होती है, लेकिन CID जांच अभी तक पूरी नहीं हुई, जिस एवज में मैं हाईकोर्ट भी गई हुई हूँ ताकि CBI जांच हो, जो कि मामला अभी तक तो हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। इन द मीन टाइम यहाँ पे ट्रायल शुरू होती है और ट्रायल के दौरान 10 लोगों की गवाही होती है। 10 लोगों की गवाही में पीड़िता की भी गवाही हुई है और पीड़िता ने अपनी गवाही के दौरान करीबन 22 लोगों के और नाम लिए हैं, जिनके एवज में बुकनी भगत के द्वारा, जिसे मैंने आइडेंटिफाई करके एक पिटीशन डाला है 319 का, जिसमें बाकी लोगों को नोटिस मिला। मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, करीब 5 साल पहले का मामला दुष्कर्म का और कशिश ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। रिपोर्ट हम लगातार वो चला रहे थे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से 22 लोगों पर दोबारा जांच की जो बात है वो कही जा रही है, बन्ना गुप्ता के भाई को लेकर के कोर्ट ने जो बातें कही हैं, ये वाकई कहीं ना कहीं न्याय की तरफ ये पूरा मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले से निकल करके सामने आया है और कार्रवाई किस तरीके से आगे होनी है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे 2016 में जब यह मामला आया था, पीड़िता लगातार SP दरबार पहुंच रही थी, लेकिन सामने वाले जो लोग थे वो रसूखदार थे, तो SP तक ये मामला पहुंचने के बावजूद भी मामले की जांच नहीं चल रही थी। लेकिन कशिश न्यूज ने जैसे ही इस खबर को दिखाया और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि जो तत्कालीन थाना प्रभारी था MGM का, वो और पटंदा का DSP, इन 2 लोगों के नाम जब पीड़िता ने कही और उसके बाद कशिश ने जब दिखाया तो प्रशासन ने सबसे पहले उसे सस्पेंड कर दिया, दोनों को यहाँ से, और मामले की जांच शुरू कर दी। CID जांच हुआ, CID जांच में इन लोगों ने पूरा क्लीन चिट दे दिया। यहाँ की तत्कालीन जो अभी झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उनके भाई गुड्डू गुप्ता का भी नाम था और युवती ने पहचाना भी था, PI परेड में भी पहचान लिया था कि ये व्यक्ति था, मेरे साथ दुष्कर्म किया है। उसके बावजूद भी पैसे के बल पर पूरे मामला का लेपापोती हुआ। लेकिन कशिश लगातार इस खबर को पिछले 5 सालों से दिखा रहे थे, जिस तरह से जैसे जैसे मामला न्यायालय में आया वैसे वैसे कशिश इस खबर को दिखाता गया। अंततः वकील जो है वो वकील ने इस मामले को काफी गंभीरता से न्यायालय में रखा और ADG 5 ने इस मामले को दोबारा जांच का आदेश दे दिया है। 22 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें DSP है, सरकारी थाना प्रभारी है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के भाई गुड्डू गुप्ता है। ये 3 लोग मुख्य हैं और बाकी जो 22 लोग हैं उन सभी मिलाकर 22 लोगों पर अब जो कार्रवाई है वो एक बार फिर शुरू हो गई है। पुलिस अपने तरीके से, क्योंकि दोबारा नहीं चाहती है पुलिस की एक बार जांच में जो गलत रिपोर्ट आया है, न्यायालय ने दोबारा आदेश दे दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इस जांच में गड़बड़ हो, इसको लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है पुलिस। और न्यायालय के 5 लोगों की टीम बनाई गई है, वो लोग भी इस पूरे मामले की जांच में है। जी चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले में सरकार को कोई निर्देश देने नहीं जा रही है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन, न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में रथ यात्रा निकालने के लिए सरकार को किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें वो कोई निर्देश नहीं दे सकते। सरकार खुद निर्णय ले। अगर सरकार यात्रा निकालने की निर्णय लेती है तो वह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का पालन करे। राज्य सरकार को इसमें निर्णय लेने के लिए कहा है और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि आदेश की कॉपी आने में समय लगेगा, इसलिए राज्य सरकार के अधिवक्ता राज्य सरकार को संपर्क कर उन्हें सूचित करें कि यथाशीघ्र इस पर निर्णय लें कि किस प्रकार से रथ यात्रा की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें सीमित लोग हों और सीमित शर्तों के साथ इस रथ यात्रा को निकाला जा सके। इस पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। रांची में गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से मानव तस्करी के शिकार 27 बच्चे और बच्चियों को रेस्क्यू कर लाया गया। इसके बाद मुक्त कराए गए सभी बच्चों को कोरोना जांच के बाद CWC की टीम को सौंपा गया। जानकारी के अनुसार ये बच्चे झारखंड के साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा
और बोकारो जिले के हैं। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर से मानव तस्करी के शिकार लोगों को मुक्त करा उनका पुनर्वास किया जा रहा है। इस तरह जुलाई में कुल 27 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इन बच्चों को एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र झारखंड भवन नई दिल्ली के जरिए स्थानीय आयुक्त मस्तराम मीणा के निर्देशानुसार दिल्ली के कई स्थानों से दिल्ली पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया गया। बच्चों को जिले में संचालित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उनकी सतत निगरानी की जाएगी। तो हम लोग को ये झारखंड टीम गया था ना, उसी में से हम लोग को उठाया था। कई स्पॉट में तो लेडीज कांस्टेबल का जरूरी ना है, इसी वजह से। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद ब्लैक फंगस मरीज उषा देवी का रिम्स में ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं परिजन अब खुश दिख रहे हैं। बता दें कि गिरिडीह के पचम्बा की रहने वाले उषा देवी ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित हैं और वह रिम्स में भर्ती है। कई दिनों भर्ती रहने के बाद रिम्स प्रबंधन ने मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कह दी थी। इसके बाद परिजनों ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। जिसके बाद अब उषा देवी का रिम्स में ही ऑपरेशन किया गया। परिजनों ने बताया कि फिलहाल आंख और नाक का ऑपरेशन हुआ है, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन का काम अभी बाकी है। ऑपरेशन के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उषा देवी स्वस्थ हो जाएंगी। तो हम लोग ना उम्मीद हो चुके थे कि रिम्स में हम लोग का मम्मी का इलाज होगा, लेकिन फिर बाद में होने लगा इलाज तो ठीक लग रहा है। मरीज तो सीरियस थे ही, उनका ऑपरेशन हुआ है, मेजर ऑपरेशन है, इसलिए मरीज को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया। सीरियस था और उनका शुगर वगैरह कंट्रोल शायद नहीं था, इसलिए उनके ऑपरेशन में हमको लगता है कि देरी हुई होगी, या उन लोग जो देख रहे थे मरीज को उनको लगा होगा कि अभी एनेस्थीसिया उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके बारे में उन लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ तो कन्फ्यूजन था जिसके चलते यह डिले हुआ और अल्टीमेटली आज उनका ऑपरेशन हुआ। हम उम्मीद करते हैं फादर स्टेन स्वामी न्याय मंच ने रांची के भाकपा माले कार्यालय में शोक और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस श्रद्धांजलि सभा में माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत विधायक विनोद सिंह सहित जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य भी शामिल हुए और श्रद्धांजलि दी। वहीं माले भाकपा के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में शामिल होकर स्टेन स्वामी को श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि न्याय का संघर्ष तेज करने की जरूरत है, क्योंकि स्टेन स्वामी को जमानत नहीं दी गई, उनके साथ अन्याय हुआ है। आखिरी दौर में रांची आना चाहते थे लेकिन आने नहीं दिया गया, जिससे मानवता पूरी तरह से शर्मसार हुई है। स्टेन स्वामी झारखंड में बंद कैदियों की रिहाई के लिए आवाज उठाया करते थे, साथ ही साथ राजनीतिक बंदी के रिहाई के लिए भी आगे रहते थे। अब उनके अधूरे काम को भाकपा माले और विपक्ष मिलकर पूरा करेगी। न्याय का संघर्ष तो अभी और तेज करने की जरूरत है, क्योंकि जमानत तक उनको नहीं दी गई और हमें लगता है कि जो उनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ, वो जिस बीमारी के हालत में थे, एक सीपर के लिए, एक स्ट्रॉ के लिए संघर्ष करना पड़ा। आखिरी दौर में उनको रांची तक आने नहीं दिया गया। ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे। बुंडू स्थित आवास में तमाड़ के पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा का शहादत दिवस मनाया गया। विकास सिंह मुंडा ने बुंडू आवास पर रमेश सिंह मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रमेश सिंह मुंडा की धर्मपत्नी विधायक पुत्र विकास सिंह मुंडा समेत पूरे परिवार के लोग और झामुमो के बुंडू तमाड़ के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से आवास पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वर्तमान विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि आज का दिन हम सबों के लिए शोक का दिन है। 2008 में तमाड़ की जनता ने अपने सर्वप्रिय और महान नेता को खो दिया। सरल और सादे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाकर गरीबों और शोषितों की आवाज़ बनकर रमेश सिंह मुंडा ने अंतिम क्षण तक कार्य किया। उनके सपनों को पूरा करने का दायित्व अब तमाड़ की जनता पर है। सभी मिलकर तमाड़ विधानसभा की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तभी उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। हमारे पिताजी का 13
शहादत दिवस आज शहादत दिवस पुण्यतिथि का दिन की है। और देखिए हमारे पिताजी एक तरीके से कहिए कि इस क्षेत्र के लिए एक जननेता के रूप में थे और उनके तुलना ना तो किसी से की जा सकती है, ना ही उनके बराबर कोई पहुंच सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग निश्चित तौर से उनके जीवन के उद्देश्य और आदर्शों को आज के दिन में हम लोग इस क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को जिंदा रखते हुए हम लोग आने वाले भविष्य। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बने लगभग 1.5 साल का समय गुजर गया है, लेकिन बोर्ड निगम का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। बोर्ड निगम में कई ऐसे पद हैं जिसे लेकर मंथन का दौर जारी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्ता पक्ष को सलाह दी है, जिसमें बीजेपी नेता ने कहा है कि एक मत होकर बंटवारा करने की जरूरत है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कार्यकर्ता और नेताओं को काफी उम्मीद होती है और सभी को पद का इंतजार रहता है। ये मुद्दा विशुद्ध रूप से सरकार का समझता हूँ इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार का विवेकाधीन विषय होता है। लेकिन इस राज्य का एक नागरिक होने के नाते और जनता के हित को प्राथमिकता में रखते हुए जरूर चाहूँगा सरकार से कि कुछ ऐसे विभाग हैं जिसका अविलंब गठन किया जाना चाहिए, खासकर महिला आयोग, जहाँ काफ़ी आवेदन लंबित हैं और महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी वहाँ आवेदन लंबित हैं लंबे समय से। उसके अलावा सूचना आयोग, जहाँ लोग राज्य सरकार की गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन कोई सूचना आयुक्त नहीं होने की वजह से बिल्कुल मृतप्राय हो गया है ये दोनों आयोग। झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में कल्याण विभाग और परिवहन के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नई योजना भी बनाई गई ताकि आने वाले दिनों में एक गांव से दूसरे गांव को कैसे जोड़ा जाए, इसे लेकर मंथन किया गया। मंत्री ने जिस जर्जर सड़कों की लिस्ट मांगी है, परिवहन मंत्री ने यातायात को सुगम कैसे बनाया जाए उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से गाड़ियों के प्रवेश और कागज के नाम पर खानापूर्ति कर बॉर्डर पास कराने वाले दलालों पर कैसे नकेल कसा जाए, इसे लेकर भी बातचीत हुई। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल 60 रुपए था, तब भी बीजेपी के लोग महंगाई की बात करते थे। आज पेट्रोल 100 के पार है तो बीजेपी के लोग खामोश बैठे हैं। कोरोना काल में करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है, जैसे तैसे घर चल रहा है, ऊपर से सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ा रही है। जहाँ रोजगार जा रहा है, जो नवयुवक है, जो बेरोजगार युवक है, उन लोगों को पेट्रोल भराना पड़ रहा है, डीजल भराना पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली सबके पॉकेट में बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। तो हम लोग इसी का आज विरोध किए हैं। हमारी जो केंद्र सरकार है वो जिस तरीके से पेट्रोल डीजल दाम बढ़ाई गई है, जिस समय हमें याद है यूपी गवर्नमेंट 2012-13 में उस समय 60 रुपये लीटर था, तो उस समय हंगामा किए हुए थे, स्मृति ईरानी से सभी लोग रोड पे आ रखे थे। लेकिन आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि 102, 105 हो चुका है और ये बीजेपी वाले लोगों को शर्म तक नहीं है कि इस तरह उन्हें जो वोट दिया गया है आखिर क्यों। देवघर में एसडीओ सौरभ भुआवनिया ने मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। एसडीओ ने कोविड के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने साफ सफाई के साथ समय समय पर परिसर को सैनिटाइज करवाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री बनने पर दुमका वासियों ने कोचरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को बधाई दी है। दरअसल अन्नपूर्णा देवी का जन्म दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के अजमेरी गांव में 2 फरवरी 1970 में एक किसान के घर हुआ था। पिता ताराप्रसन्न महतो और मां रेवती देवी के 9 संतानों में अन्नपूर्णा सबसे छोटी थी। उनके दोनों बड़े भाई आज भी गांव में रहकर खेतीबाड़ी करते हैं, जबकि 6 बहनें शादी के बाद ससुराल में रहती हैं। किसान पिता के पास खेती की काफ़ी ज़मीन थी और रहने के लिए अच्छा आशियाना, लेकिन गांव इतना पिछड़ा था कि यहां ना तो रोड थी और ना ही बिजली। बड़े भाई संतोष यादव ने बताया कि अन्नपूर्णा की प्रारंभिक शिक्षा अजमेरी गांव से थोड़ी दूर पर स्थित तसरिया गांव के प्राथमिक स्कूल में हुआ। बचपन से ही पढ़ने में वो काफ़ी तेज तर्रार थी। पढ़ाई प्राइमरी यही तसरिया स्कूल से हुआ, इसके बाद
हाई स्कूल पेरावनी मिशन से इसके बाद मैट्रिक पास की, इसके बाद शादी हो गई, इसके बाद गोड्डा से इंटर बीए की, इसके बाद एमए की रांची से। बच्ची से ही पढ़ने में बहुत होनहार थी, लगता था जो बाद में कुछ करेगी। इस तरह भी मोदी सरकार ने मंत्री पद दिया बहुत। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चलाए जा रहे कोरोना संक्रमण बचाव को लेकर टीकाकरण और टेस्टिंग से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान सिविल सर्जन की ओर से उन्हें जिले में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस बैठक में डीडीसी, दोनों एसटीओ, सिविल सर्जन, सभी चिकित्सा पदाधिकारी और सभी प्रखंड के बीजीओ के अलावा सीओ मौजूद रहे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कोरोना से बचाव कार्यों में तेजी लाने की जरूरत है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि संभावित कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बैठक की गई, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहां पेड़ लगाए गए हैं वहां पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, MOICs के साथ में मीटिंग की गई है, जिसमें सर्वप्रथम टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस किया गया है और CSC लेवल पे जो प्रिपरेशंस की जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रिपरेशन हो रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन से संबंधित कार्य है, PSA प्लांट। जामताड़ा के बाग टेहरी थाना क्षेत्र के लाइकापुर गांव में गोचर जमीन पर बने रास्ता को रोकने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य विश्वविद्यालय सभागार में एकेडमिक काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान 22 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी फैसले लिए गए। इस बैठक में कई मुद्दे महत्वपूर्ण थे। एक ये था कि डोरंडा कॉलेज में अमानत का पाठ्यक्रम चालू करना है और अमानत का पाठ्यक्रम हमारे यहाँ मारवाड़ी कॉलेज में और DSPMU में पहले से चल रहा है। चूँकि यह पाठ्यक्रम +2 के बाद का है, तो ये हमारे लिए परेशानी हो रही थी कि हम तो डिग्री के बाद वाले जो लोग 3 इयर्स डिग्री कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद का पाठ्यक्रम हम शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि डोरंडा कॉलेज में करीब 10,000 से ऊपर बच्चे हैं और हमें उम्मीद है कि ये कॉलेज भी ऑटोनोमस हो जाएगा और ये कोर्स करने के बाद छात्रों को तुरंत नौकरी। देवघर जिले में अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाएगी। देवघर सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि देवघर जिले को 4 ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी मिली है। नया सदर अस्पताल में 10,000 लीटर पर आवर का प्लांट आया है, जो कि आकर के जगह पर रखा गया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन लग चुका है। थोड़ा सा डीजे और क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा काम बाकी है, केबल में हो जाएगा, तो भी हम समझते हैं सप्ताह दिन में वो चालू हो जाएगा। उसी तरह मधुपुर में हमारा ऑक्सीजन प्लांट जगह पर चला गया है, प्लेटफॉर्म बन के रेडी है, वहाँ भी ऑक्सीजन पाइपलाइन रेडी है। वहाँ भी थोड़ा ट्रांसफार्मर का, इलेक्ट्रिसिटी का है कुछ इशू, वो भी दूर हो जाएगा। रांची के कांकेर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि कमरे के रहने वाले राहुल नायक और दीपक काम कर बाइक से घर लौट रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। रांची पतरातू रोड स्थित हाजी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में BAU कर्मी गहनू मुंड्रा की मौत हो गई। गहनू मुंड्रा BAU के कुलपति कार्यालय में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से आने वाले दिनों में देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को आंधी तूफान बारिश में भी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। इसके लिए बिजली विभाग ने मारंग मर्चा सब स्टेशन से अंडरग्राउंड केबल वायरिंग के जरिए बिजली सीधे रजरप्पा मंदिर पहुंचाने का काम चल रहा है। ये मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा को निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति मिले, उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड फीडर जो है अंडरग्राउंड केबलिंग के द्वारा किया जा रहा है, जो मारंग मर्चा PSS से रजरप्पा मंदिर तक जाएगी और उस परिसर में
मंदिर परिसर में निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति मिलेगी। कभी भी आंधी, पानी, बरसात, किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार का कोई भी पावर कट नहीं होगा और ये पर्यटन के हैसियत से, पर्यटन की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है हमारे आदर। देवघर के एसएस महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। मौके पर संयोजक सौरभ पाठक सहित दर्जनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सौरभ पाठक ने कहा कि 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना एक पौधे के रूप में की गई थी, जो आज देश के कोने कोने में सभी महाविद्यालयों में एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। लोहरदगा में किस्को वन क्षेत्र के तीसिया, सलैया और मंडुआ पाट गांव में बाघ बाघिन से दहशत है। ग्रामीण बताते हैं कि बाघिन ने अब तक आधा दर्जन पशुओं को अपना शिकार बनाया है। जंगलों में बाघिन की उपस्थिति की जानकारी सामने आने के बाद से ही आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। राजधानी रांची में एक बार फिर से चेन स्नेचिंग गिरोह महिलाओं को निशाना बनाकर सोने की चेन लूटपाट कर रहे हैं। ताजा मामला लालपुर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार का है, जहां ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनकर आए चेन स्नेचर गिरोह ने महिला के सारे जेवरात लूट लिए। लोहरदगा जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पगडू हिल की अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती है। खड़ी चढ़ाई और पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित यह पर्यटन स्थल अपने आप में नायाब है। पगडू हिल में एक खास चीज और भी है जो यहाँ के लोगों के लिए अद्भुत है। यहाँ पर मलेशिया से मंगवाकर लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की लागत से डॉम हाउस का निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअली नाम है इसका डोम, तो ये बन रहा है यहाँ के स्टाफ के लिए, ताकि इसमें आकर के अपना कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सके, कोई स्पीच दे सके यहाँ पर। सर यहाँ तो मौसम के अनुसार अच्छा, तो आने के बाद मन बहलाने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा जगह है। और रही बात की मौसम के अनुसार और ये बीमारी के लेके हम लोग को तो दिक्कत होता है, कहीं निकलने घूमने फिरने के कोई जगह नहीं, जाने के कोई पाबंदी लगा हुआ है। इसके लिए घूमने फिरने के साथ लेके बगड़ू महस बहुत अच्छा। हजारीबाग में बड़ा बाजार थाने की पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी महेश प्रजापति ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यशवंत नगर मंदिर के करीब योजना बनाते हुए 2 चोरों को दबोचा गया, जिसके निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा गया। हजारीबाग में 2 एकड़ में बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 5 सालों से उद्घाटन को तरस रहा है। दरअसल हजारीबाग जिले के किरेटारी प्रखंड क्षेत्र के बुंडू पंचायत में करोड़ों की लागत से 2 एकड़ जमीन में एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2017 में ही बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र का अब तक उद्घाटन भी नहीं हो सका है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।